अतीक सर का ये भी एलिगेशन था कि समाजवादी के कुछ कार्यकर्ता डरा धमका के वोट ले रहे हैं। जनाब अबू आसिम आज़मी साहब ने काम नहीं किया होता या उनके नगर सेवकों ने काम नहीं किया होता तो मुझे तो नहीं लगता कि लोग जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि उन्हें चुन के लाती। नशे के मामले में देखें तो गोवंडी आज भी मुंबई के उन इलाकों में आता है जहां बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर नशा करते हैं, वो भी यूथ। पुलिस थोड़ी सी हमारी लो है, जिस चीज़ में पुलिस को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था पुलिस हमारे तरफ से थोड़ी सी लो है। तो आपको लगता है कि 4 से 5 लाख की पॉपुलेशन के बीच में एक हॉस्पिटल काफ़ी है? बोला भी गया कि आप यहाँ से लेके चले जाओ, आपको कोई अच्छी जगह जाना चाहिए, मेरे यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स यहाँ अवेलेबल नहीं है। मानकुर घाटकों पर मानकुर लिंक रोड है, वहाँ पर एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ जहाँ पे 3-4 एक ही घर से उनकी डेथ हो गई। ताली एक हाथ से नहीं बजती मैं कहूँगा, क्योंकि अगर वो रूल फॉलो होता शायद ट्रक वाले की भी गलती है, शायद बाइक वालों की भी गलती है। चलेगी साइकिल, उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। आदाब, नमस्कार, मैं ज़ीशान साहिब और एक बार फिर से आपका हसन स्टूडियो के बदलाव एपिसोड में स्वागत है, इस्तकबाल है। मुंबई को इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल सिटी कहा जाता है और इस फाइनेंशियल कैपिटल सिटी में कुछ इलाके ऐसे हैं जिसे बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। उन सारे इग्नोरेंस वाले इलाके में एक इलाका है गोवंडी। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, हमारे पास आए हैं बदलाव एपिसोड पर चेंजेस की बात करने, बदलाव की बात करने। उन्होंने ग्रास रूट पर, ग्राउंड लेवल पर काम किया और अपना नाम बनाया है। मैं बात कर रहा हूँ फ़हीम शेख की, जो समाजवादी पार्टी के यूथ वार्ड प्रेसिडेंट हैं और यंग खिदमत फाउंडेशन के भी प्रेसिडेंट हैं। फ़हीम भाई, आपका हमारे बदलाव एपिसोड में खैर मकदम है, इस्तकबाल है, आपने वक्त निकाला और बदलाव पर आए। बहुत शुक्रिया आपने यहाँ पे बुलाया जीशान भाई, मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में आपने जैसा मुझे बुलाया है, एक मुझे चांस मिला है, ऐसे बहुत से युवाओं को चांस मिलना चाहिए आपके सामने बैठ के अपनी स्टोरी जाहिर करने के लिए। फ़हीम भाई, आप गोवंडी में कब से रह रहे हैं? मतलब आपका बॉर्न एंड बॉटम गोवंडी में ही हुआ है या फिर आपका जो बेसिकली आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? सर मेरा बॉर्न एंड बॉटम गोवंडी से ही है और गोवंडी एक एरिया नहीं है मेरे लिए, गोवंडी मेरे लिए एक मेरी पहचान है जो मुझे बचपन से ही चाहती है। वहाँ के लोग मुझे चाहते हैं, वहाँ सुख दुख लोग हम एक दूसरे के बांटते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं वहाँ पे। फ़हीम भाई, आपका एजुकेशन में हायर एजुकेशन कहाँ तक का है? मैंने प्राइमरी गोवंडी से ही किया है, प्राइमरी के बाद मैंने सेकेंडरी एफएक इंग्लिश स्कूल से किया है, जिसे एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देन मैंने चेंबूर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कॉलेज से एचएससी किया है। देन मैंने अपनी डिग्री श्री नारायण गुरु कॉलेज से किया है। उसके बाद मैंने बस स्टॉप कर दिया था, कुछ फाइनेंशियली कंडीशन की वजह से मैंने आगे, मेरी मम्मी की डेथ के बाद मैंने स्टॉप कर दिया था। नहीं, लेकिन गोवंडी में रहकर भी अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो ये एक बड़ी बात है। सर अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें मेरे माँ बाप का, मेरे पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा हाथ है, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया और मुझे पढ़ाया लिखाया। बहुत सी दिक्कतें आई मुझे पढ़ाने में, मेरे डैडी को, मेरी मम्मी को, बट मेरी मम्मी ने बहुत सी जगह पे, मेरे हर जगह पे मुझे सपोर्ट किया है कि नहीं बेटा, तुम्हें ग्रेजुएशन तो लगभग मैं करा के रहूँगी, ये मेरा ड्रीम है। तो ये ग्रेजुएशन की डिग्री से मेरे लिए डिग्री नहीं है, मेरी मम्मी का ड्रीम है। क्या बात है। फ़हीम भाई, आपका जो चेहरा है समाजवादी का चेहरा माना जाता है, तो आपने समाजवादी ही क्यों चुना लोगों की खिदमत के लिए? सर पहली बात तो समाजवादी चुनना, पहले से ही हम उत्तर भारतीय, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो यूपी से बिलोंग करना मीन्स मेरे लिए सबसे पहला समाजवादी ही सबसे पहले आती है। और ये मेरी मम्मी समाजवादी से जुड़ी थी, तो मेरी मम्मी की वजह से मैंने समाजवादी में 2018 को ज्वाइन किया। मैंने वहाँ पे एज अ ऑफिस बॉय के तौर पे मैंने सबसे पहले नगर सेवक के पास एक काम कर रहा था, तो धीरे धीरे मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता बनते गया और आज भी मैं एक कार्यकर्ता हूँ, बट मैं आज पोस्ट वाइज में हूँ, जो युवा युजन सभा मेंबर में आता हूँ, युवा वार्ड अध्यक्ष में आता हूँ। तो धीरे धीरे करके एक पोस्ट में मैंने, और समाजवादी को चुनने का मकसद ये है सर, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है और जनाब अबू आसिम आज़मी हमारे एक लीडर है जो बेधड़क असेंबली से लेके हर जगह पे, जो कभी किसी से नहीं डरने वाले शेर महाराष्ट्र जो कहलाए जाते हैं, बहुत ही अच्छे से वो अपनी बातों को रखते हैं और हमारी कौम की बातों को रखते हैं। तो युवा वार्ड अध्यक्ष जो आपने कहा कि अभी आपका रोल है,
तो जो युवा वार्ड अध्यक्ष होता है उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं पार्टीज़ के अंदर? सर पार्टीज़ के अंदर उसकी रोल्स बहुत होती है। एक वार्ड अध्यक्ष मीन्स मुझे एक अपनी बॉडी तैयार करनी पड़ती है जो बहुत ज़रूरी है। अगर मैं वार्ड प्रेसिडेंट बन रहा हूँ या मैं वार्ड अध्यक्ष, दोनों मीन्स एक ही है। और तो बट मेरे पीछे उन लोगों को जुड़ना चाहिए जो जिनकी आवाज़ मैं बन सकूँ, जो मेरे पीछे खड़े हैं। पहली बात तो जो मेरा ग्रुप है, जिन्हें मैं जानता हूँ, जो मेरे साथ चलते हैं, अगर मैं उनकी आवाज़ लेके अपने कायद तक पहुँचाता हूँ, अगर उनकी कोई मुसीबत है या उनका कोई प्रॉब्लम है, तो मैं हर चीज़ उन तक डायरेक्टली पहुँचा सकता हूँ। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? इसमें कोई सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होता है। आपकी पहचान, आपका नाम, हमारे कायद खुद ग्राउंड लेवल से है, तो वो खुद एक बंदे को जानते हैं और गोवंडी की हर एक बंदे को जानते हैं। क्या बात है। कांग्रेस के एक प्रेसिडेंट आए थे, यूथ प्रेसिडेंट, तो उन्होंने बताया कि कांग्रेस में एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। आपको कांग्रेस में अगर यूथ प्रेसिडेंट बनना है तो आपको वोटिंग की जाती है वहाँ पर। जी बराबर। आपको लोगों को जोड़ना पड़ता है, फिर वो वोट करते हैं, फिर उनमें से जिनको ज़्यादा वोट मिलेगा वो फिर यूथ प्रेसिडेंट या वार्ड प्रेसिडेंट बन के आते हैं। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है जिसके बहुत सारे प्रोसेस है, Right. बट समाजवादी एक ग्राउंड लेवल से पार्टी है जिसके कायद जो लीडर खुद ग्राउंड लेवल से है, जिन्होंने गोवंडी की एक एक गली, एक एक घर में घुमा है। वो लोगों को जानते हैं, वो लोगों को देखते हैं। जब वो पद देते हैं किसी को या पोस्ट देते हैं, तो वो बड़ी अच्छे से उसकी एनालाइज करते हैं, वो बंदा कैसा है, वो क्या कर सकता है, वो क्या क्या चीज़ में बेहतर है। तो पहले तो हमारा जो कायद है वो हर चीज़ जानता है, तो हमें इतना प्रोसेस की करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कायद हमें खुद बुला के अपने पास पद देते हैं। और समाजवादी में इतना कोई हार्ड प्रोसेस नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है। बस आप काम करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। एक प्लेटफॉर्म जनाब अबू आसिम आज़मी साहब आपको देते हैं और आगे बढ़ाने का, हमेशा हर एक यूथ को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। फ़हीम भाई, हर इलाके का एक नगर, हर वार्ड का एक नगर सेवक होता है, तो आपके इलाके से जो नगर सेवक है वो भी समाजवादी पार्टी से है। जी। आप लोगों की तकलीफ़ों के लिए बात करते हैं, आवाम के जो मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व करने के लिए, यूथ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात करते हैं। तो जो आपके वार्ड का जो नगर सेविका, आपकी वार्ड की जो नगर सेविका रह चुकी हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि उन्होंने पिछले 5 साल में कोई 5 बड़ा काम किया हो, वो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर पॉडकास्ट बदलाव में बताएँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, स्टैंडिंग कमेटी में सबसे पहले जब एम वार्ड में स्टैंडिंग कमेटी लगती है, तो हमारी आयशा एन मोहम्मद ही सबसे पहले हमारी वहाँ पे हर लैंग्वेजेस में वहाँ बात करनी पड़ती है, मराठी हो, हिंदी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको बोलना बहुत अच्छे से आता है, वो अपनी बात रखती है। और हमारे ज़्यादातर बेस ग्राउंड में इरफान खान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने ऐसे काम किया है हमारे वार्ड में, क्लीनिंग ड्राइव। देन अगेन कोरोना के टाइम पे सबसे ज़्यादा हमने क्लीननेस और जो कहते हैं उसे केमिकल्स मारना, हर जगह पे उसको क्लीन करना, कोरोना की दवाइयाँ छिड़कना, ये हमारा सेकंड वर्क था। थर्ड वर्क सबसे बड़ा जो हमारा वर्क है, हमने बाबा मखदूम शाह गार्डन बनाया है, जो हमारे लिए हिस्ट्री है हमारे ऑल ओवर मुंबई में। और फोर्थ वर्क जो हमारे रोड्स है, जो सर्विस रोड्स है, वो सबसे ज़्यादा प्रॉपर हमने अपने शिवाजी नगर में बनाया है। और फिफ्थ जो हमारी ड्रेनेजेस है, वो हमने प्रॉपर मेजरमेंट में बनाया है। हमारे 1 नंबर रोड से लेके 5 नंबर रोड तक आप कभी भी देख सकते हैं, इतनी बारिश हुई सर, पर हमारे वार्ड में कभी पानी नहीं पड़ा। क्योंकि ये मुद्दा जो है, जो मैंने अभी गीता विकास का बताया, ये मुद्दा MIM के जो कैंडिडेट हैं अतीक सर ने भी बहुत ज़्यादा उस टाइम पे उठाया था कि हमने जिस बंदे को सालों से चुना हुआ है अपने काम के लिए, अपने सर्विसेज के लिए, लेकिन आज भी वो जो बेसिक चीज़ें हैं, यानी पानी, बारिश का होना और पानी का ठहर जाना, वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। तो एक काम गार्डन का बता रहे थे, वो कौन सा, क्या नाम था? मखदूम शाह गार्डन। मखदूम शाह गार्डन माहिमी, जो माहिम गार्डन, माहिम सरकार है हमारे, उनके नाम पे वो गार्डन को बनाया गया है। जो गीता विकास गार्डन था, उसको प्रॉपरली बच्चों के लिए स्पोर्ट के लिए बना दिया गया है। पीजी गार्डन उसे कहते हैं। उसका नाम पूरे ऑल ओवर मुंबई मुस्लिम गार्डन का नाम दिया गया है। हिस्ट्री है हमारे लिए, तो हमने बहुत मेहनत किया है। इरफान खान ने सबसे ज़्यादा जो मेहनत की है, जो गीता विकास के बाजू वाला गार्डन है, राइट? जी। राइट। तो वो बच्चों के लिए वो एनी टाइम अवेलेबल रहता है। उसमें सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे हर स्कूल अपना स्पोर्ट आज के टाइम पे करती है। सारे स्कूलों को स्पोर्ट के लिए सबसे अच्छी जगह मिली है। आज के टाइम पे आप देखेंगे फुटबॉल, जो हमारे गोवंडी में सबसे कम होता था, आज सबसे आगे स्पोर्ट में हमारे फुटबॉल है। क्रिकेट के बाद अगर कुछ दिखता है वो ग्राउंड में, तो हमेशा फुटबॉल के साथ फुटबॉल खेला जाता है। तो अगर कोई नॉर्मल मतलब स्टूडेंट हो या कोई नॉर्मल बच्चा हो गोवंडी का, तो वो भी जाके उसमें खेल सकता है। जी बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल हर कोई जाता है। वहाँ पे मॉर्निंग में वॉक्स, जो हमारे
बड़े बूढ़े हैं उधर वॉक करते हैं इतने हम्म, अच्छे से, हम्म। डेली मॉर्निंग वॉक होता है, नाइट में वहाँ लोग रहते हैं और वहाँ पे हमेशा वॉचमैन रहता है जो और वहाँ पे फ़हीम कुछ भाई गलत आपने नहीं गार्डन करेगा। की बात की तो मुझे याद आया कि जो पीछे साइड में जो रफ़ीनगर स्कूल है उसके पीछे जो एक गार्डन बना हुआ जी, है, जी। तो उसका अगर स्टार्ट में देखा हमने जब भी वो बना था तो वो बहुत अच्छा था, लेकिन अभी अगर उसकी हालत देखें तो जो सीट्स वगैरह है सब गायब हो गई है और प्रॉपर मॉर्निंग में आई थिंक वो ओपन भी नहीं होता है। लोगों की शिकायतें भी हैं कि हुँ, यार वो हुँ। मॉर्निंग में ओपन नहीं होता, जिसकी वज़ह से जो बूढ़े लोग हैं अगर वहाँ पे वॉक करना चाहें तो उनको तकलीफ़ होती है। तो वो अथॉरिटी किसके हाथ में है कि वो ओपन कौन करे? क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड तो हुँ। कोई है नहीं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो अथॉरिटी किसके पास है जो ओपन करता है या क्लोज़ करता है? और दूसरी बात ये है कि उसको प्रॉपर वॉच के लिए सीसीटीवीज़ अवेलेबल हैं क्या वहाँ पर? सो वहाँ पे कैसा है ना, अथॉरिटी फ़िलहाल में बीएमसी के हाथ में ही थी, तो बीएमसी के पास कोई वॉचमैन नहीं था वहाँ हुँ, पे। हुँ, हुँ, हुँ। हमने बीएमसी से इरफ़ान खान ने जो है, हमने पूरी टीम ने, इरफ़ान भाई जो हमारे नगर सेवक है, उन्होंने पूरा प्रॉपर्ली वहाँ पे एक गाइड रखा है। अभी वहाँ पे एक प्रॉपर्ली एक वॉचमैन होता है जो दिन भर अपने एक टाइमिंग पे ओपन करता है, हुँ, हुँ, हुँ। उसे क्लोज़ करता है। हुँ, हुँ, हुँ। वहाँ पे सर कैसा होता है ना, छोटे बच्चे बहुत हैं वहाँ पे, जो रफ़ीक नगर से उठ के आते हैं और हुँ। हमारे शिवाजी नगर से भी लोग जाते हैं। तो बच्चे, हर बच्चे बदमाश हाँ, होते हैं, काफ़ी ऐसा बच्चे नहीं वहाँ पे होते, बहुत खेलते हैं, बच्चे राइट। बदमाश होते हैं। वहाँ चोर-लुचक्के भी हैं जिनके लिए सीसीटीवीज़ आपने कहा है, राइट। इंशाल्लाह वो भी, उसके लिए भी प्रपोज़ल डाल दिया हुँ, गया है, हुँ, वो भी बहुत जल्द वहाँ पे सीसीटीवी हुँ, लग हुँ, जाएगा। अभी वो एक टाइम टू टाइम वहाँ पे वॉचमैन खोलता है हुँ, हुँ। और टाइम टू टाइम बंद होता है अभी फ़िलहाल में। और अब फ़हीम भाई ये बताएँ कि जो रोड नंबर 1 पर जो हम मदीना मस्जिद के पास अगर देखते हैं, तो वहाँ पर प्रॉपर गार्बेज का कचरकुंडी एक बना हुआ है कचरे हुँ। फेंकने के लिए। लेकिन अगर वही चीज़ आप रोड नंबर 1 में लास्ट में देखेंगे, तो लोग अपना कचरा गटर में फेंकते हैं सीधा, जिसकी वज़ह से बारिश में बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि आप लोग को साफ़-सफ़ाई भी हुँ। करवानी पड़ती है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो हमारे नगर सेविका हैं, क्या उनका कभी ध्यान नहीं गया कि जो हमारा एक कचरकुंडी का बड़ा बॉक्स आता है, वो एंड में भी बनना चाहिए ताकि लोग गटर में फेंकने की बजाय वो कचरकुंडी में डालें? सर आपकी सोच बहुत अच्छी है माशाल्लाह जिशान भाई, बट ये अगर वहाँ पे हमने वहाँ पे एक अगर गार्बेज का बॉक्स रख दिया, हुँ, हुँ, हुँ। तो गार्बेज का बॉक्स रखना मतलब एक नहीं रखना पड़ेगा, वहाँ बहुत सारे और वहाँ पे ढेर जमा हो जाएगा। हुँ, हुँ, हुँ। बीएमसी प्रॉपर्ली अगर उठाने भी आएगी तो भी वो है ना, आपको अल्टरनेटिव भरा मिलेगा। हमेशा आप जब जाएँगे वो हमेशा भरा हुआ मिलेगा, आपको कम नहीं मिलेगा। तो गंदगी वहाँ बहते हुए आगे की गंदगी यहाँ ये तरफ आती है, हमारा डाउन एरिया है हुँ, रोड हुँ। नंबर 1। राइट, राइट। तो वहाँ की गंदगी जो पीछे की गंदगी आती है ना, तो हमारे यहाँ पे एक छोटी-छोटी ब्रिजेज़ है, आपने देखा हुँ, होगा। हुँ, हुँ। तो ब्रिज की वजह से पानी लो हो जाता है वहाँ पे राइट, प्रेशर, राइट। तो वहाँ आपको भरी हुई दिखती है। और हमेशा वहाँ पे नगर सेवक आपने देखे होंगे, मेरे पास कुछ वीडियोज़ है, फ़ोटोज़ है। इरफ़ान भाई वहाँ पे हमेशा मौजूदा, कभी भी अकेले वहाँ पे वॉक करते हुए, मॉर्निंग में उठते हुए, हुँ, हुँ, हुँ। मैंने एक आज तक अभी तक नगर सेवक देखा है। मैं ये नहीं कि वो मेरे पार्टी के हैं तो मैं तारीफ़ करूँगा, मैंने उनको अकेला मॉर्निंग में घूमते हुए देखा है। हुँ, हुँ, हुँ। उनके साथ ना कोई आगे, ना कोई पीछे। वो अकेला घूमते हैं, जहाँ गंदगी दिख रही पैर से, जो होल है, जो गटर के ड्रेनेज के होल्स हैं, वो अपने पैर से साफ़ करते हुए मैंने देखा है उनको। क्या बात है। तो हमारे वो तरफ में भी उन्होंने जो आज इतना प्यारा रोड बन चुका है, आपने देखा होगा, सर्विस रोड जो इतना अच्छा वहाँ पे पूरे डामर, जो आज तक किसी नगर सेवक ने मेरे ख्याल से तो नहीं बना पाया। वहाँ के रोडों के लिए इतनी मेहनत करी गई है कि वहाँ से 1 नंबर रोड से 6 नंबर रोड तक नीचे के जितने सर्विस रोड है पूरे बन गए। क्या बात है। और वहाँ का जो आप कह रहे हैं, जो अगर वहाँ पे हम लगा देते हैं ना, तो वहाँ और गंदगी बढ़ जाएगी। फ़हीम भाई अभी बीएमसी इलेक्शन होने वाला है जी। रिसेंटली, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके वार्ड से ऐसे कौन से कैंडिडेट्स हैं जो खड़े होने वाले हैं या जिनको पार्टी कंसीडर कर रही है कि इनको टिकट देना है? पार्टी तो सर ज़्यादातर है ना, कैंडिडेट्स वही कंसिडर करेगी जो पार्टी डिसाइड करती है। पार्टी किसी का नाम डिक्लेयर नहीं कर रही है। हुँ, हुँ, हुँ। पार्टी किसी को बोल के नहीं, पार्टी जब कायद हमारे सर्वे कराएंगे, जिनका नाम सबसे ज़्यादा उभर के आएगा उसी को सर्वे में हम टिकट देंगे। ऐसा हमारे कायद कहते हैं। जनाब अबू आसिम आज़मी का हुँ, हुँ, टिकट हुँ। देने का बहुत ही अलग डिफरेंट लेकिन मोटिव लोगों है। का ये भी मानना है हुँ। कि अगर हमें समाजवादी से खड़ा होना है, कैंडिडेट बनना है, तो अबू आसिम आज़मी को 15-20 लाख रुपया पे करना पड़ता है, तब जाके हमें टिकट मिलती है। लोग ये मानते हैं। नहीं, ये गलत बात है। ये अदर पार्टी में होता होगा। हुँ, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, अबू आसिम आज़मी साहब ने लोगों को अपने जेब से पैसा दे के इलेक्शन लड़ाया है। अगर उनको ज़रूरत न होगी, हुँ, हुँ। तो वो अपने जेब से पैसा लगाते हैं। कभी क्या बात किसी से पार्टी फंड नहीं माँगे, 1 रुपया कभी किसी से नहीं माँगे, क्या बात या किसी नगर सेवक को कहा गया है कि आप इतना पैसा दो, तो हम आपको टिकट देंगे, ये कभी नहीं हुआ है। ये हिस्ट्री है पार्टी की। क्या बात है। और फ़हीम भाई आपने मतलब मेजरली पहले तो नगर सेवक के साथ काम किया है, लेकिन अभी आजकल रिसेंटली आप एमएलए अबू आसिम आज़मी साहब के साथ दिखाई जी। देते हैं। तो ये जानना चाहता हूँ कि एक
नगर सेवक के साथ काम करना और एमएलए के साथ काम करना, इन दोनों में आपको बड़ा डिफरेंस क्या नज़र आता है? सर बहुत डिफरेंस है इसमें। एक नगर सेवक के साथ काम करना, गली गटर, लोगों ने उनको नगर सेवक को एक गली गटर तक सीमित कर दिया। राइट। और जो हमारे एमएलए है, वो हमारे कितने मिनिस्टर्स के साथ, सीएम्स के साथ, एमएलए सिर्फ हमारे एमएलए नहीं है, वो हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष है, राइट। वो हमारे लीडर है। हमारे लीडर हर किसी के साथ मिले हैं, एक सिस्टमेटिक काम होता है, वहाँ काम करने वाले लोग हैं। और नगर सेवक को वहाँ की जनता एक नाली गटर तक सीमित करती है। राइट। राइट। तो बहुत अलग डिफरेंस है सर, एमएलए के साथ काम करना और नगर सेवक के साथ काम करने में। और ऐसे लोग जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको गोवंडी के बारे में नहीं पता, तो आप गोवंडी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? सर गोवंडी के बारे में आज के टाइम पे ऐसा नहीं हो सकता, किसी को नहीं पता। गोवंडी एक ऐसा हब बन गया है कि गोवंडी इंडस्ट्रियल एरिया बन चुका है, गोवंडी इमोशनल से जुड़ा है, गोवंडी जज्बात से जुड़ा है, गोवंडी के लोग नए नए इन्फ्लुएंसर निकल रहे हैं आए दिन, गोवंडी में टैलेंट भरा पड़ा है। तो गोवंडी को रिप्रेजेंट नहीं करना पड़ेगा, गोवंडी खुद में एक नए रोज़ एक टैलेंट उभर रहे। और ऐसी कौन सी समस्याएं हैं, चैलेंजेस हैं जो गोवंडी की यूथ आजकल फेस कर रही है? सर समस्या है तो सबसे ज़्यादा है तो यूथ के लिए बेरोज़गारी। मैं चाहता हूँ गोवंडी एक ऐसा हब बने जहाँ बेरोज़गार कोई ना हो। गोवंडी के लोग जो गोवंडी तक रुक चुके हैं, गोवंडी से बाहर निकले। गोवंडी के बाहर बहुत बड़ी दुनिया है, ऐसा नहीं कि हमें गल्फ जाना पड़ेगा, हमें बाहर जाना पड़ेगा। गोवंडी के बाहर बहुत सी नौकरियाँ हैं। हम मेरे फाउंडेशन से और जनाब अबू आसिम आज़मी साहब की तरफ से, नगर सेवक की तरफ से, हर किसी ने कभी रोज़गार मेला लगाया है, कभी क्या लगाया है, बहुत सारे कैंप्स लगाए हैं लोगों को जोड़ने के लिए। तो जॉब्स बहुत अवेलेबल है, बस लोगों को ऐसा होता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से जॉब करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि बेरोज़गारी पहले ख़त्म हो गोवंडी से, तो इंशाल्लाह गोवंडी खुद ब खुद और आगे बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। जो जॉब फेयर लगता है गोवंडी में, क्या उससे वाकई गोवंडी की यूथ को फ़ायदा होता है, या सिर्फ वो एक काउंटेबल चीज़ है कि भाई अबू आसिम या समाजवादी की तरफ से जॉब फेयर हो रहा है बस, लेकिन किसी का सिलेक्शन प्रोसेस नहीं हो रहा है? सर सिलेक्शन प्रोसेस बहुत लोग का हुआ है, ऐसा नहीं है। मैंने भी एक जॉब फेयर किया था हमारे एक एनजीओ के साथ मिलके, टाइगर एनजीओ करके है, मैंने उनके साथ भी किया था। और बहुत से लोग को जॉब मिला है, बहुत से यूथ के बच्चे अभी भी उसमें जॉब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बस ये होता है कि किसी की पसंद और नापसंद अपने ऊपर है कि हमें किस लाइन में जाना है। खिदमत फाउंडेशन के आप प्रेसिडेंट हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि अब तक खिदमत फाउंडेशन ने क्या काम किया लोगों के लिए? सर खिदमत फाउंडेशन पहले तो एक ग्रुप मैंने क्रिएट किया था कि मेरे साथ में, मैंने जब पॉलिटिक्स में जंप करा तो मैंने देखा कि मुझे बहुत से अच्छी काम करना है, और मेरे दोस्त मिलके हम काम करते थे। मेरे साथ में मैंने पहले 3 लोग को जोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत बड़ा ग्रुप सर्कल है, बट रजिस्ट्री हम 7 और 11, हमने 11 लोग की एक टीम बनाई अल्हम्दुलिल्लाह। उसे अपना एक खुद का पहले नाम दिया, यंग खिदमत फाउंडेशन। तो खिदमत फाउंडेशन के जो काम किए हमने, बहुत बनमुट्टी काम किए, बहुत छोटा सा एक मेरा एनजीओ है। तो जो हम सैलरी बेस, हम जितने भी बच्चे काम करते थे, हम लड़के जितने भी काम करते थे, हमें एक मंथली सैलरी से हम अपने एक छोटा सा हिस्सा निकालते थे। किसी गरीब को राशन, एक बड़े से बड़े मेडिकल कैंप करना, और किसी की कोई हेल्प कर देना रमज़ान में, या कुछ अदर जिसको ज़रूरत हो, कोई ज़रूरतमंद है, हम उसकी हेल्प करने कभी भी चले जाते थे। क्या बात है। और फ़हीम भाई, अभी जो यूथ को अगर देखें तो वो पॉलिटिक्स से काफ़ी दूर होती जा रही है, तो एज अ वार्ड प्रेसिडेंट आप यूथ को कैसे इन्वॉल्व कर रहे हैं पॉलिटिकली? सर मैं जितना हो सके मेरी टीम से और मेरी टीम के लोगों से, अगर मैं एक को जोड़ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ वो एक मेरे साथ में 10 को जोड़े। बिल्कुल, पहले तो मैं ये सोचता हूँ। और सिस्टम में रह के यूथ को, सिस्टम को गाली देने से बेहतर है सिस्टम को समझे। राइट। अगर आप सिस्टम को समझ नहीं रहे हो और सिस्टम को गाली दे रहे हो, तो वो आप कभी उसके खिलाफ जा रहे हो, मतलब का नहीं होता है। आप उससे जुड़िए, आप उसको समझिए। आप शायद आप बदल सको या मैं बदल सकूं, जब तक हम सिस्टम से जुड़ेंगे नहीं, हम बदलाव नहीं ला सकते। तो ये राजनीतिक जागरूकता कैसे लाया जा सकता है? सर बहुत से तरीके हैं। हम रोज़ाना एक मीटिंग कर सकते हैं, रोज़ाना नहीं तो मंथली या वीकली हम एक मीटिंग कर सकते हैं, उसमें लोगों को जोड़ सकते हैं राजनीतिक के बारे में। लोगों को, जब मैं पॉलिटिकल गया था, जब मैं पॉलिटिक्स से जुड़ा था, मुझे भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था। जब पॉलिटिक्स को समझा, पॉलिटिक्स से मैं अपनी आवाज़ उठा सकता हूँ, मैं अपने साथ वालों की आवाज़ उठा सकता हूँ, मैं गलत और हक की आवाज़ उठा सकता हूँ, मुझे इंसाफ करना आना चाहिए। ये सब चीज़ मैं वहाँ पे जाके सीखा। मुझे रोज़ राजनीति में कुछ नई से नई चीज़ें सीखने मिलती है। तो अभी आप जब वार्ड प्रेसिडेंट बने हैं, कितना टाइम हो गया? सर मैं तो अभी बहुत टाइम से हूँ, मतलब
3 साल से ज़्यादा हो चुका है। 3 साल के वक्फे में कोई ऐसा मोमेंट जहाँ पे आपको प्राउड फील हुआ हो कि यार ये काम मैंने बहुत अच्छा किया? सर मैंने मतलब ऐसे काम तो बहुत से किए हैं, क्योंकि मेरे मेरे ऊपर जो मेरे कायद थे सिर्फ मैंने नहीं किया, राइट। मैं उनके ज़रिए से, मैं एक ज़रिया हूँ जिसके मैं मदद कर सकता हूँ, या मेरी वजह से किसी की हेल्प हो रही है या मदद हो रही है, तो मैं अपने आप को एक ज़रिया मानता हूँ। मेरे लिए इरफान खान है जो हमारे नगर सेवक है, या अगर किसी को दूसरे, अगर सिर्फ एक वार्ड में नहीं दूसरे वार्ड में किसी को हेल्प चाहिए, तो वहाँ के वार्ड के, जैसे फ़हद आज़मी हो गए राइट। या रुखसाना सिद्दीकी हो गया, अलग अलग वार्ड में अलग अलग नगर सेवक है, राइट। तो मैं एक ज़रिया बनता हूँ, उनसे कांटेक्ट करता हूँ कि भाई आपके वार्ड में ये लोग को ये चीज़ की परेशानी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आवाज़ और मेरी इज़्ज़त रखी जाती है, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। कई लोगों का ऐसा मानना है फ़हीम भाई कि समाजवादी पार्टी जो है वो सिर्फ यूपी तक ही सीमित है, उसके बाहर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समाजवादी पार्टी का बेस है नहीं। तो मुंबई में, महाराष्ट्र में आप इसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपकी यूथ या समाजवादी पार्टी क्या काम कर रही है? ऐसा नहीं है यूपी तक सीमित है, यूपी में हमारा टेम्पो बहुत हाई है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि यूपी में हम 38 सीट से सांसद लाए हैं, बिल्कुल। और तो उस बेस पे हमारी यूपी में पार्टी बहुत हाई है, बट महाराष्ट्र में हमारी सीमित नहीं है। महाराष्ट्र में हम बहुत ज़्यादा एक्सपांड है। साउथ बॉम्बे हमारा है इंशाल्लाह, अबू आसिम आज़मी और यूसुफ अबरानी साहब, और हमारे जो भी वहाँ पे के कायद है, जो लीडर्स है, हम पूरे साउथ बॉम्बे से लेके और भिवंडी से लेके मदनपुरा से लेके हम गोवंडी में हर जगह महाराष्ट्र में फैले हुए। ऐसा नहीं है कि हम यूपी तक सीमित है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बहुत ज़ोर से और हार्डली हम मेहनत कर रहे हैं कि पार्टी और बढ़े, और इंशाल्लाह हमारे आने वाले वक्त में जनाब अबू आसिम आज़मी साहब मेहनत कर रहे हैं कि इतने नगर सेवक हो कि बिना हमारे नगर सेवक के महापौर ना बन पाए। और फ़हीम भाई, हमने असेंबली इलेक्शन में देखा जिस तरह से एमआईएम ने कम्पीट किया है समाजवादी पार्टी को, वो क्या 1% ज़्यादा काम समाजवादी पार्टी ने किया जिससे वो एमआईएम से कुछ 12,000 वोट ज़्यादा आगे निकले? सर मैं 1% नहीं जीशान भाई, मैंने तो 10% या 100% मैं बोलूँगा, उसे 1% नहीं बोलूँगा। हमने एमआईएम पार्टी को इग्नोर कर दिया था। हमारा जो हम अपोजिशन मान रहे थे, हम एमआईएम को नहीं मान रहे थे। राइट। एमआईएम बस एक फ़्लो और लहर के चक्कर में थोड़ी सी उभर आ गई। नहीं तो हमने तो नवाब मलिक साहब को, राष्ट्रवादी को, हम इसे अपना कॉम्पिटिट समझते हुए चल रहे थे, और जनाब अबू आसिम आज़मी साहब जो हमेशा से फ्री माइंड इलेक्शन लड़ते थे, उन्होंने इस इलेक्शन को भी फ्री माइंड लड़ा था। बट ये हुआ कि कुछ गलतियां हमारे नीचे स्थल पे हुई, जो थोड़ी सी उभर के आ गई, तो उस बेसिस पे उन्होंने लहर में अपनी हवा बना ली थी। गयासुद्दीन सर ने कहा था कि इस बार असेंबली इलेक्शन में हमने कुछ काम ही नहीं किया, हमने ये सोचा ही नहीं कि सामने एमआईएम खड़ी है हमारे, और हमने इलेक्शन लड़ा है और हम जीत गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब नेक्स्ट टाइम असेंबली इलेक्शन होगा तो समाजवादी पार्टी पूरी फोर्स के साथ काम करेगी इलेक्शन के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन उस टाइम पे एमआईएम का भी बहुत बोलबाला होगा। तो आपको लगता है कि नेक्स्ट टाइम? हम इलेक्शन से पहले से ही काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम इलेक्शन से पहले काम नहीं किए। अगर हमने काम नहीं किया होता, या जनाब अबू आसिम आज़मी साहब ने काम नहीं किया होता, या उनके नगर सेवकों ने काम नहीं किया होता, तो मुझे तो नहीं लगता कि लोग, जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि उन्हें चुन के लाती। सब चीज़ होता है जनता पे, डरा धमका के तो वोट्स मिलते नहीं है सर। जिशान भाई कैसा है ना, हर चीज़ जनता पे डिपेंड है। आप जनता को कितना भी कुछ भी कर लो, अबू आसिम आज़मी साहब उनके दिल में बसे हैं, समाजवादी पार्टी उनके दिल में बसी है। अतीक सर का ये भी एलिगेशन था कि समाजवादी के कुछ कार्यकर्ता डरा धमका के वोट ले रहे हैं, तो इसमें कितना? सर अपोजिशन है, वो जो कहेगी वो उनकी हर बात सच है। अभी रिसेंटली शेख मोहम्मद सिराज ने ज्वाइन किया है समाजवादी पार्टी, उनके ज्वाइन करने से क्या बदलाव दिख रहा है आपको गोवंडी के अंदर? थोड़ा सा हमारा और हाथ मजबूत हो गया है। जो चीज़ अबू आसिम आज़मी साहब हर जगह चलते थे, अब हम उनके साथ और कोई नए लोग जुड़े जो समाजवादी पार्टी को नहीं मानते थे, जो थोड़ा सा रिग्रेट करते थे कि समाजवादी पार्टी से दूर रहते थे। मोहम्मद सिराज भाई के बाद और लोग जुड़े हैं हमारे साथ, और थोड़ा सा हाथ मजबूत हुआ है। इंशाल्लाह आगे चल के बहुत और भी अच्छे अच्छे चेहरे आपको देखने को मिलेंगे, जैसा यूसुफ अबरानी साहब आए, हमारे बशीर पटेल साहब आए, ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे चेहरे आपको आने वाले वक्त में दिखेंगे। मतलब ये हुआ है कि जैसे ही सिराज भाई ने ज्वाइन किया है, समाजवादी के वोटर जो है और मजबूत हो गए हैं। जी। फ़हीम भाई, अगर फील करें कभी आपने, जब हम गोवंडी से आते हैं, तो कभी आपने डिस्क्रिमिनेशन फील किया है? कहीं पर गए हो तो आपको लगा हो कि यार मैं गोवंडी से हूँ इसलिए मुझे थोड़ा इग्नोर किया जा रहा है?
नहीं, मुझे ऐसा कभी कहीं लगा नहीं सर, बट ये था कि एक टाइम पे गोवंडी का नाम थोड़ा सा ख़राब हुआ था। बट ये मैं चाहता हूँ कि जो हमारे मीडिया, लोकल मीडिया चैनल्स है, गोवंडी एक प्रॉब्लम नहीं है। गोवंडी प्रॉब्लम की जगह, उसकी जगह अगर हम उसे एक सॉल्यूशन बताएं तो बहुत अच्छा होगा। राइट। गोवंडी की जो लोकल मीडिया है वो हमेशा नेगेटिव चीज़ें गोवंडी की शो करने से बेहतर है या पॉजिटिव वाइब दिखाए, जो हमेशा पॉजिटिवली वहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें होती है वो शो करे, तो हमारी गोवंडी इससे बेहतर उनका छवि बन सकती है गोवंडी की। लेकिन कुछ काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं, जब वो यहाँ से गोवंडी से निकल कर किसी कंपनी में इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, जॉब्स के लिए जाते हैं, मल्टीनेशनल में या कहीं भी गए, तो उनका कहना है कि जब एचआर उनका सीवी देखती है, एड्रेस देखती है गोवंडी का, तभी उनको मना कर देती है कि ये लोकेशन से हम हायर नहीं करते हैं। तो ये जो चीज़ है, कभी आपने सुनी है तो इसको कहाँ तक हाईलाइट किया है आपने इसको अथॉरिटीज़ के पास? नहीं, इंशाल्लाह गोवंडी पहले से बहुत ज़्यादा ऐसा बदल चुकी है। गोवंडी एक ब्लैक लिस्टेड था बट अब नहीं है। अब आप देखोगे गोवंडी में माशाल्लाह से इतनी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी चेंज हो चुकी है गोवंडी में। आप वहाँ से खुद ताल्लुक़ रखते हैं, मैं भी वहीं से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारे रोड्स बेटर है, हमारी हर चीज़ में वहाँ पे डेवलपमेंट है। पहले गोवंडी में एटीएम्स नहीं थे, आज गोवंडी में सबसे ज़्यादा एटीएम्स है। तो ऐसा नहीं है कि गोवंडी अब पहले जैसा है, गोवंडी बहुत चेंज हो चुका है और गोवंडी में बहुत सी नई नई चीज़ें उभर के आ चुकी है। लेकिन अगर हम लोग ड्रग्स, नशे के मामले में देखें तो गोवंडी आज भी मुंबई के उन इलाकों में आता है जहाँ बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर नशा करते हैं, वो भी यूथ। तो आपको आपको क्या लगता है कि यूथ नशे की तरफ किन प्रॉब्लम्स की वजह से बढ़ रही है? ऐसा नहीं है जिशान भाई, गोवंडी में नशा सबसे ज़्यादा होता है। नशा तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखो तो हर कंट्री में, हर देश में होता है, ऐसा नहीं होता है। पंजाब देखा जाए तो पूरा नशा में डूबा हुआ है। आपने सबसे बड़े सिंगर का नाम सुना होगा, यो यो हनी सिंह। उन्होंने तो अपने आप को कमबैक करने के पहले हर चीज़ उन्होंने बताया कि मैं खुद नशे में था। वो नशे से अपने आप को निकालना होता है। जैसी संगत वैसी रंगत, आपने एक कहावत सुनी होगी। तो गोवंडी जितना बदनाम है नहीं, अपोजिशन ने उतनी बदनामी ला दी है गोवंडी में। तो गोवंडी नशे से भरा नहीं है, थोड़ा बहुत नशा है। लेकिन ये जो थोड़ा बहुत आपने नशा बताया, ये नशा फ़हीम भाई आता कहाँ है एक्चुअली, कहाँ से आ रहा है? सर कैसा है ना, ये आना और नहीं आना तो ये तो जो वहाँ के पेडलर्स हैं, गोवंडी में जो बैठे हैं पेडलर्स, उन लोगों का काम है लाना। पुलिस स्टेशन है हमारे इधर, हमारे पुलिस थोड़ी सी हमारी लो है। जिस चीज़ में पुलिस को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, पुलिस हमारे तरफ से थोड़ी सी लो है। लेकिन जो अपोजिशन है आपकी, वो कह रही है कि अगर गोवंडी एक बार उनके हाथ में आ जाए तो वो नशे को ख़त्म कर सकते हैं 1 साल के अंदर। सर ऐसा है ना, अभी उनको जीतना है, तो जीतने के लिए वो जो जुमला आपने अमित शाह का सुना होगा, 15 लाख का जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कह दिया ये तो एक जुमला था, राजनीतिक पॉलिटिकली जुमला हमने दिया था। तो ऐसा होता है कि आप जीतने से पहले हर चीज़ कह देंगे, इतना इजी नहीं है। आपको असेंबली का नहीं पता, असेंबली में आपको दहाड़ना है, आपको बोलने का मौका तक नहीं मिला जाता है। जहाँ अबू आसिम आज़मी साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं और दिन जो मॉर्निंग से निकलते हैं जब तक असेंबली सेशन चलता है तब तक वहाँ रहना पड़ता है। राइट। तो बहुत मुश्किल से हमें वहाँ टाइम मिलता है असेंबली में बोलने का। आपने बहुत सी वीडियोस देखा होगा स्पीकर के सामने बोलने के लिए, कम वक्त में ज़्यादा वर्ड्स बोलने रहते हैं। जहाँ हमारे अबू आसिम आज़मी साहब ने इतनी आवाज़ें उठाए, हर चीज़ पे एक्शन हुआ है। नशे के लिए आज से नहीं, जब से अबू आसिम आज़मी साहब जीत के आए तब से आवाज़ उठा रहे हैं। और इंशाल्लाह बहुत सी जगह नशा ख़त्म हुआ है, सिर्फ हमारे गोवंडी में नहीं है। जहाँ से बहुत से अपोजिशन जीत के आए वहाँ पे भी नशा है। और ऐसा नहीं कि नशा इतनी जल्दी ख़त्म होगा, बट कोशिश चालू है, बहुत जगह से कोशिश चालू है। तकरीबन गोवंडी में नशा ख़त्म ही हो चुका है। नशे के लिए जो यूथ हमारी नशे में धुत है गोवंडी के अंदर, उनको बाहर निकालने के लिए किसी एनजीओ ने या आपकी पार्टी ने क्या काम किया है अब तक? पार्टी तो डे बाई डे बहुत वर्क कर रही है, ऐसा नहीं कि सर पार्टी नहीं वर्क कर रही है। जब अगर हमें पता चलता है तो हम अपने नगर सेवकों से और हमारे कायद से, हमारे अबू आसिम आज़मी साहब से हम कंप्लेंट करते हैं। बट जब तक पब्लिक खुद कंप्लेंट नहीं करेगी तो नशा बेचने वालों की हिम्मत ख़त्म नहीं होती है और बढ़ जाती है। तो लोग थोड़ा सा डरते हैं। मैं अपील करूँगा कि आप लोग खुल के आइए, हमसे कंप्लेंट नंबर लीजिए। डीसीपी ने हमें एक नंबर दिया है जिसमें आपका नाम, हर चीज़ हिडन रहती है। क्या बात है। तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट करिए। आपके गली मोहल्ले को सबसे पहले आपका हक है साफ़ करना। क्या बात। जहाँ मैं रोड नंबर 1 पे रहता हूँ सर, आप भी रहते हैं जिशान भाई, आप जानते होंगे सबसे ज़्यादा नशा होता था हमारे रोड नंबर 1 पे। राइट। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने वहाँ पे सबसे पहले हमने नशे को वहाँ पे से ख़त्म किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह रोड नंबर 1 पे नशा बहुत बहुत गिन चुन के, अगर तकरीबन
होगा तो 1% होगा। ज़्यादातर हमने पूरा रोड क्लीन किया। आज रोड पे बच्चे खेल सकते हैं, घर की औरतें हमारी बाजू से जा सकती है। जो रोड पे जो गली में औरतें चल नहीं सकती थी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे नगर सेवक से बोल के हमने काम कराया है। वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से लोग जा सकते हैं, क्या बात है। लेडीज़ आ सकती है वहाँ से। फ़हीम भाई, अभी रिसेंटली नशे पर कैंपेन रन किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ जी। से, एआईएमआईएम की तरफ से, तो उसका आपको लगता है फ्यूचर में कुछ हमें पॉजिटिव वाइब्स देखने को मिलेगा? सर, रैली से जागरूकता फैलती है और हुँ। जागरूकता बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ। अगर लोग जागरूक नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएँगे। अ, हमें लोगों को पहले जागरूक करना बहुत ज़रूरी है और रैली से जागरूकता फैली है इंशाल्लाह। और जो पेडलर्स हैं वो बहुत बिखर गए राइट। और ज़्यादातर लोग छुप के अब नशा बेच रहे हैं, खुल के नहीं बेच रहे। फ़हीम भाई, जब मैं छोटा था ना बचपन में, जब भी मैं स्कूल जाता था बीएमसी, तो उस टाइम पे मैं एक नारा सुनता था समाजवादी पार्टी का कि चलेगी साइकिल उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। तो उस टाइम से लेकर और मैं तब से ही देख रहा हूँ कि उस टाइम भी अबू आसिम आज़मी हमारे एमएलए थे और आज भी अबू आसिम आज़मी ही हमारे एमएलए हैं। तकरीबन 3 बार 3 बार ही तो उन्होंने असेंबली का इलेक्शन जीता है, जी, चौथी बार भी वो अभी चौथी बार। जीते हैं। तो समझ लीजिए तकरीबन 15 से 16 साल किसी भी इलाके के लिए उसका जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटैलिटी को चेंज करने के लिए बहुत टाइम होता है 16 साल। अब भी आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर गोवंडी का उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है और हॉस्पिटल की बात करें तो मैं खुद कई लोगों को जानता हूँ जो अगर बीमार पड़ते हैं, थोड़ा-सा काफ़ी मतलब थोड़ा-सा भी सीरियस इश्यू होता है तो वो गोवंडी से बाहर हॉस्पिटल में जाते हैं। तो ये इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? सर, ऐसा नहीं है, उसमें गोवंडी से बाहर इसके लिए जाना पड़ता है क्योंकि वो सीरियस कंडीशन में हो जाते हैं। हुँ, और जनाब अबू आसिम आज़मी और हमारे बहुत से लोग जो हमारे नगर सेवक हैं, उन्होंने बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया है। हुँ, हुँ। थोड़ा-सा वक़्त लगता है हर चीज़ में क्योंकि हम एक पिछड़े समाज की तरफ में आते हैं, राइट। हम मुसलमान बहुत पीछे की तरफ हमें देखा जाता है। गोवंडी के लोगों हुँ, को हुँ, हुँ। डंपिंग का इश्यू हो हुँ, गया हुँ, हुँ। और हमारे पास बहुत से इश्यूज़ हैं जो डंपिंग हमें। का इश्यू जी, बहुत ज़्यादा हमें था। जो मिनिस्टर्स है, जो हमारे ऊपर लेवल में सरकार है, वो बहुत करप्ट है सर, मैं क सीधा से कहूँगा। टी बहुत। बीएमसी कितना काम कर रही है गोवंडी के सर, अंदर? बीएमसी काम करती नहीं है, हमें बहुत सी जगह पे आवाज़ उठाना पड़ता है, हमें धरना लेके निकलना पड़ता है। समाजवादी पार्टी ने जितना मोर्चा अब तक निकाला होगा बीएमसी के खिलाफ में, जब मोर्चा निकला है, जनाब अबू आसिम आज़मी साहब जब तक मोर्चा निकाल के हम आगे बढ़ते हैं, तभी वो काम बीएमसी बहुत फ़ास्ट करती है। तो अभी पहले से 16 साल के टर्म में आपने देखा होगा, आप खुद वहाँ रहते हैं कि अब वहाँ पे रोड बन गए, हुँ, हुँ। आरसीसी रोड बन गए, हुँ, हमारे हुँ। बहुत से रोड्स आरसीसी हो गए। हमारे बहुत से घर अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अच्छे से रह सकते हैं, बहुत अच्छा रोड है। लाइब्रेरी बनी है जो अब तक की सबसे आलीशान लाइब्रेरी बनी हाँ, है। लाइब्रेरी का आपने कहा तो मुझे एक पॉइंट याद आया कि लाइब्रेरी फ़हीम भाई तब बनी है जब अपोज़िशन मतलब उस टाइम पे अतीक सर अपोज़िशन नहीं थे, वो एक एक नॉर्मल सिटीज़न थे। तो उन्होंने तब आवाज़ उठाई और लाइब्रेरी के लिए उनका कहना है कि लाइब्रेरी के लिए उन्होंने बहुत लड़ाई की है, तब जाकर एक अच्छी लाइब्रेरी आई है। नहीं, अगर ये लाइब्रेरी बननी ही थी, तो जो अबू आसिम का पहला टर्म था या दूसरा टर्म था, तभी बन जानी चाहिए थी। तीसरे टर्म में बनी है, वो भी बहुत अपोज़िशन ने लड़ाई लड़ी तब बनी है। नहीं, ये गलत बात है। लाइब्रेरी इसके पहले टर्म में ही बन चुकी है, ऐसा हुँ, नहीं है। हम जनाब अबू आसिम साहब ने अतीक सर को खुद बुलाया था हुँ, हुँ, और उन्होंने अपने हाथ से चाबी दिया था, ये आप चाबी पकड़िए। राइट। आपको उस लाइब्रेरी को जिस तरीके से चलाना है, जिस चीज़ की आपको सुविधा रखना है, हम कहते हैं मैं पूरा आपको सपोर्ट करूँगा, आप जैसे चला सकते हैं। तो कुछ उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई अतीक सर के साथ और दूसरों के साथ नीचे लेवल में। उन्होंने किसी से कुछ हुँ, बात किया, उन्होंने हुँ, बताया कि हुँ, मुझे ये कहा गया, उन्होंने चाबी रिटर्न दे दिया। तो जनाब अबू आसिम साहब बहुत पहले से ही लाइब्रेरी को चलाना चाहते थे, पर वहाँ चलाने वाले लोग नहीं थे वो टाइम पे। तो एजुकेशन को लेके हमारे कायद बहुत सीरियस है, ऐसा नहीं कि नहीं है। उन्होंने कॉलेज भी एक चालू की थी, जिस कॉलेज को उन्होंने चालू किया था, कलेक्टर ने उस ज़मीन को 3 साल के बजाय अगर 5 साल कर दिया होता तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक डिग्री कॉलेज होती। राइट, राइट। अभी तक उसकी लड़ाई चालू है कि हमें आगे लीज़ मिले, 5 साल की लीज़ हुँ, मिले, हुँ, 10 साल हुँ, की हुँ। लीज़ मिले, बट वो लीज़ मिल नहीं रही है। और अभी आपने कॉलेज की बात की तो मुझे वो नियाज़ पैरामेडिकल का जो इश्यू हुआ पिछले दिनों स्टूडेंट्स को लेकर, जी। तो अबू आसिम आज़मी सर के नाम से वहाँ पर वो इश्यू क्रिएट किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी के नाम से वहाँ पर इश्यू क्रिएट किया जा रहा है, तो यहाँ पर पार्टी का नाम भी ख़राब हो रहा है और अबू जी। आसिम सर का भी नाम यूज़ हो रहा है। तो वो तो मुंबई टीवी थी या अपोज़िशन था, उसकी वजह से उन बच्चों को अपना पैसा रिटर्न मिल गया। लेकिन ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई की जा रही है?
सर ऐसा नहीं है, वहाँ पे वो जो इमरान सर है वो उन्होंने बहुत से बच्चे वहाँ पे आज भी हम्म, पढ़ रहे हैं हम्म, और पढ़ाई के साथ वो अपना जॉब भी कर रहे हैं। और अबू आसिम आज़मी साहब ने उनको स्कॉलरशिप दी है वहाँ पे, हम्म, आप खुद देख सकते हैं 10-10 15 हज़ार की स्कॉलरशिप मिली है वहाँ पे जनाब अबू आसिम आज़मी साहब की तरफ से। वहाँ से 1 रुपया अबू आसिम साहब को मिलता नहीं, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने चेयर दिया है, उनको शेड दिया है और फिलहाल में उनको लाइट फैन हर चीज़ दी है, 1 रुपया उनसे लिया नहीं जाता है। वहाँ पे जो एलिगेशन लगाए गए अपोजिशन की तरफ से, उसमें से कुछ अतीक सर के स्टूडेंट थे, जो कलीम करके एक लड़का था, राइट वो खुद अतीक सर के पास पढ़ा हुआ है, उसने खुद कबूल किया है। हाँ, उनको ये था कि उनको जो जॉब लगाई गई उनको वो जॉब जमी नहीं, तो वो कहते हैं कि मुझे ये जॉब इतने टाइम तक पसंदीदा जॉब नहीं है हमारी, तो उस वजह से वो लड़ाई कर रहे थे। उन्होंने पढ़ाई आधे पे छोड़ दिया, उन्होंने तो अपनी उनको फीस रिटर्न जॉब तो मांगा। वही लगाई गई होगी ना जो नियाज पैरामेडिकल में उनको जो सिखाया गया वही हम्म, जॉब लगाया गया जी होगा। वही जॉब लगाया गया था, ओके। बट उनको थोड़ा सा टाइमिंग इशू था और वो लर्निंग के साथ उन्होंने स्टडी भी कर रहे हैं और वो जॉब भी कर रहे हैं, तो सैलरी भी थी, तो उनको सैलरी नहीं जमी, किसी को टाइम नहीं जमा। तो आधे बच्चे आज भी उधर पढ़ रहे हैं और जॉब कर रहे हैं, जिनको नहीं समझ में आया उन्होंने अतीक सर के पास गए, तो अतीक सर ने उसको थोड़ा सा पॉलिटिकली वे ले लिया। और अतीक सर के पास पहले मुंबई टीवी ने इसको हाईलाइट किया था। नहीं, पहले अतीक सर ने हाईलाइट किया था। ओके, पहले अतीक सर जी, ने हाईलाइट उसके किया। बाद मुंबई टीवी से वो हाईलाइट हुआ। मुंबई टीवी ने सामने वाले का भी, जो इमरान सर है उनका भी बाइट लिया है, उनकी भी बाइट आप चाहे तो सुन सकते हैं। उन्होंने A to Z पूरा अपने आप को क्लियर किया है, उसमें अबू आसिम आज़मी साहब का कोई रोल नहीं है, नियाज पैरामेडिकल का भी रोल नहीं है, सिर्फ एक उनको जगह दी गई यूज़ करने के लिए कि आप बच्चों को सिखाइए हमारे पास राइट आके। राइट राइट। उसमें अबू आसिम आज़मी साहब का 1 रुपया नहीं है, ना उनका कोई क्लासेस है, ना उनकी कोई कॉलेज है। इमरान सर ने थोड़ी सी जगह मांगी बच्चों को, उन्होंने कहा मैं करियर गाइडेंस दूंगा, इमरान सर ने हर चीज़ किया है। इमरान सर के जो नेत्रों में ही सारे काम होते थे वहाँ पे। और तकरीबन फ़हीम भाई गोवंडी की आबादी, गोवंडी की पॉपुलेशन कितनी होगी आपके हिसाब से? सब मेरे हिसाब से तो आज के टाइम पे 4 लाख की आबादी 4 से 5 लाख ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज तो दिखाती है। 4 से 5 लाख में फ़हीम भाई सिर्फ एक हॉस्पिटल बना हुआ है, आपको भी पता है, वर्धमान के सामने, मुझे भी पता है। तो आपको लगता है कि 4 से 5 लाख की पॉपुलेशन के बीच में एक हॉस्पिटल काफ़ी है? नहीं, ये एक हॉस्पिटल नहीं है, इसके बाद हमारे लल्लू भाई में भी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बहुत जल्दी इंशाल्लाह शुरू होने वाला है। अभी उसी में काउंटिंग वगैरह सब हुई है, राइट तो वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। इंशाल्लाह हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, साइन या राजावाड़ी हम लोग को नहीं जाना पड़ेगा, उसका कुछ प्रोसेस रुका हुआ है, तो इसी वजह से अभी तक उसकी ओपनिंग नहीं हुई है। राइट राइट। तो और ये जो हमारे वर्धमान के सामने हॉस्पिटल है, जैसे आप अभी उसके अंदर इतने फैसिलिटीज़ आ गए हैं, पहले उसमें आप कह रहे हैं कि फैसिलिटीज़ नहीं थे, अब बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ हो गए। डॉक्टर उसमें APJ अब्दुल कलाम, आई थिंक उसका नाम रखा जी, गया अभी है। तक उसका तो नाम है, उसमें बट सिराज भाई ने, मतलब सिराज भाई का भी उस टाइम पे ये कहना था कि उन्होंने स्टार्टअप करवाया तब वो हॉस्पिटल जाकर बना है। सर कैसा होता है ना जिशान भाई, किसी एक की मेहनत से वो नहीं बना है। मैं ये नहीं कहूँगा किसी ने मेहनत नहीं किया, हर किसी ने जो अपने हित में कर सकता था उसने वो किया। राइट राइट राइट। और अगर हम देखें BMC स्कूल के सामने, रफ़ी नगर स्कूल के सामने जो वहाँ पर हॉस्पिटल बना हुआ है, अभी जी। पिछले दिनों मुंबई टीवी में भी इसको बहुत हाईलाइट किया गया था कि वहाँ पर मरीज़ लाइन लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन जो डॉक्टर है वो सही से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। सर मुंबई टीवी को किसी ने अगर कोई वीडियो दे देता है तो मुंबई टीवी पहले उसकी जांच नहीं करता है। पहले तो वो एक OPD चेकअप होता है वहाँ पे, वहाँ सीरियस कंडीशन को देखने के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर ने पर उसे पहले चेक किया था, उसने डॉक्टर ने कहा कि आप यहाँ पे से बेहतर है आप कोई अच्छे हॉस्पिटल लेके जाओ। उन्होंने पेशेंट को बाहर बिठा के रखा और वीडियो बनाया। तो पहले तो ये उनकी लापरवाही है राइट राइट। कि वहाँ पे OPD डॉक्टर ने चेक किया, सब चीज़ करने के बाद उनको बोला भी गया कि आप यहाँ से लेके चले जाओ, आपको कोई अच्छी जगह जाना चाहिए, मेरे यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स यहाँ अवेलेबल नहीं है। राइट। फ़हीम भाई वहीं पर जो वहीं की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो सिग्नल है रफ़ी नगर वाला, तो वहाँ पे अगर देखें तो आप आए दिन वहाँ पर जाएंगे ना, आप देखेंगे वहाँ पे गार्बेज फेंका हुआ है वैसे ही रोड पर, तो उसका कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। तो ये जो हिस्सा आता है वो तो रफ़ी नगर में आ जाता है। तो रफ़ी नगर में भी जो नगर सेविका हैं वो भी समाजवादी पार्टी से ही हैं, शायरा बानो, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो वहाँ पर भी आपको लग रहा है कि वहाँ रफ़ी नगर में काम हुआ है सही से? कैसा है ना सर, रफ़ीक नगर एक छोटा सा इलाका नहीं है। रफ़ीक नगर आए दिन रोज़ थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। वहाँ पे लोग इलीगली झोपड़ा बना रहे हैं, फिर उसे तोड़ा जाता है, फिर वापस से वो लोग बना लेते हैं। तो कैसा होता है ना सर, वो लोग जब बन जाते हैं वहाँ पे, लोग डेवलप करने के बाद फिर वहाँ पे रहना चालू कर देते हैं,
तो वो जब आवाज़ उठाने लगते हैं कि हमारी ये गली नहीं बनी, हमारी ये गली नहीं बनी। तो बीएमसी के अंडर में जितना इलाका आता है, बीएमसी जितना फंड पास करती है, वहाँ तक का एक एक गली बनी बनी है, बनाई गई है। और फहाद आज़मी ने काम किया है, मैं ये नहीं कहूँगा कि काम नहीं किया है। कुछ ऐसा होता है सर, 5 उंगली एक बराबर नहीं होती है, तो कुछ चीज़ें रुक जाती है, कहीं तो हम भी ठहर जाते हैं और कहीं काम रुक जाता है। तो बहुत सी चीज़ें, और आपने कहा सेकंड पॉइंट आपने गार्बेज का लिया, गार्बेज को हमने बहुत बार वहाँ पे क्लीन कराया है, पर जनता खुद नहीं चाहती कि वहाँ साफ़ सफाई रहे। क्लीननेस ड्राइव लिया है, इतने बार उसको साफ़ किया गया है, इतने बार वहाँ पे उसको हटाया गया है। अभी तो इंशाल्लाह फहाद आज़मी ने एक नया चालू किया है बीएमसी से जुड़ के, घंटा गाड़ी। तो मॉर्निंग में डोर टू डोर आपके घर के पास आपकी गाड़ी आएगी। आप 11 बजे से 2 बजे तक आप उसमें अपने अपने घर से कचरा निकालिए, गाड़ी के अंदर डालिए, बाहर रोड पे फेंकने से अच्छा। राइट है। और पिछले दिनों हमने देखा कि जो मानकुर घाटकोपर पर मानकुर लिंक रोड है, वहाँ पर एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ जहाँ पे 3-4 एक ही घर से उनकी डेथ हो गई। तो उसका क्या सलूशन निकला है अभी तक? सर उसका सॉल्यूशन बहुत निकला है। अभी वहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स बन गए हैं वहाँ पे। अभी जब वो टाइम पे ताली एक हाथ से नहीं बजती है मैं कहूँगा, क्योंकि अगर वो रूल फॉलो होता, शायद ट्रक वाले की भी गलती है, शायद बाइक वालों की भी गलती है। तो अगर हमारे यहाँ पे अगर हमारी ट्रैफिक जो पुलिस वाले रहे थे, अगर वो टाइम पे मौजूद होते, ठीक से ट्रैफिक रूल्स फॉलो होते, तो वो हादसा नहीं होता इंशाल्लाह। इसके पहले भी समाजवादी पार्टी के वॉलंटियर्स ट्रैफिक क्लियर करा रहे थे, आपने देखा होगा बहुत बार। हम रात रात को अपने अपने जॉब से आने के बाद हम 1-1 घंटा सिग्नल पे ट्रैफिक क्लियर करवाते थे। क्यों? ये एक सोशल वर्क हो गया, क्योंकि हम भी वही रहते थे और हम बहुत सी जगह पे हमने वहाँ पे एक दूसरे को क्लीन गिराया है, गाड़ियों को आगे रास्ता दिखाया है। फ़हीम भाई, रिसेंटली अभी अबू आसिम आज़मी जो जिम खाना ओपनिंग के लिए आए थे जी। तो आपने देखा, मैंने भी वो वीडियो देखा है कि फ़हद भाई को किसी ने धप्पा मार दिया तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्यों ऐसा किया जा रहा है? मतलब देखिए, करीम जो है, कोई भी एमएलए आता है या कोई भी सेलिब्रिटी आता है तो आदमी सोचता है कि उसके साथ खड़े होकर फ़ोटो ले। हालांकि आज की जो यूथ है उसको ये करना चाहिए कि अगर कोई पॉलिटिशियन, आपका अपना पॉलिटिशियन जब आ रहा है आपके इलाके में, तो आपको उससे क्वेश्चन पूछना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए, डेवलपमेंट के नाम पर, जॉब्स के नाम पर, आपको जो भी प्रॉब्लम्स है उस इश्यू पर सवाल पूछना चाहिए। लेकिन लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो फ़ोटो खिंचवाने के लिए फ़हद भाई ने जिस तरह से उसके साथ बिहेव किया, हमने वीडियो में देखा, आपको क्या लगता है कि वो सही किया उन्होंने? नहीं, ये मैं वहाँ पे मौजूद था, मैंने लाइव देखा है वो चीज़। फहाद भाई ने कोई जानबूझ के नहीं किया। उससे पहले सिक्योरिटी ने हटाया, जो पुलिस वाले थे, जो भाई के साथ गार्ड थे, अबू आसिम आज़मी साहब के साथ जो गार्ड थे, उन्होंने हटाया। बट कैसा होता है ना, वो गार्ड हर किसी को नहीं पहचानते, तो उन्होंने लगता फहाद भाई को कहा। फहाद भाई ने उसे पहले थोड़ा सा वार्न किया, वो नहीं आया, तो उसके बाद फहाद भाई ने उसे पीछे खींचा। जब पीछे खींचा तो फहाद भाई ने उसे मारा नहीं था, फहाद भाई ने उसे बोला तू मत कर। और वो थोड़ा सा शायद से नशे में था तकरीबन। उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने सुना है, अभी उनके जो डिटेल निकाला है, तो शायद उसके ऊपर और भी पहले के केस है। वो 2 ही हफ्ता हुआ था, क्रिमिनल है। तो गार्ड को थोड़ा इनसिक्योर फील हुआ, तो उसने गार्ड ने क्या कहा कि फहाद भाई के थोड़ा सा कहा कि आप लोकल है यहाँ पे, उसको हटाइए। तो फहाद भाई ने उससे पीछे अपने तरफ खींचा, तो खींचा तो उसे बुरा लग गया, उसने फहाद भाई को उल्टा बोला। तो फहाद भाई के साथ कुछ कार्यकर्ता थे, तो उन्होंने थोड़ा सा हाथापाई हो गई उसके बीच में। तो फिर ओपनिंग होने के बाद फहाद भाई ने सब चीज़ बात कर लिया, जिम की ओपनिंग हो गई, उसके बाद सब हो गया। तो फहाद भाई वो हाथापाई मतलब पहले हो गई थी, पहले हो गई फिर थी, जिम थोड़ी की सी ओपनिंग हुई, फिर जिम की ओपनिंग हुई। जिम की ओपनिंग के बाद सब कुछ हो गया, उससे बात कर लिया गया। करीम चला भी गया था, करीम फिर वापस से, कपड़े उसके फटे उठे थे, आंख पे कपड़े नहीं थे, तो करीम फिर आया और उसकी सिस्टर आई, फहाद भाई से बात ही कर रही थी। फहाद भाई ने बड़े प्यार से और अदब से कहा कि आमदार साहब को जाने दो, मैं आपसे बाजी आके मिलता हूँ और आपसे मैं घर पे आके बात करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कुछ गलत वर्ड नहीं बोला था, फहाद भाई ने वही चीज़ कहा था। और वहाँ पे उसे एग्रेसिव नहीं होना चाहिए था करीम को। करीम ने वहाँ पे बहुत बड़ी गलती किया हाथ उठा के। वो एक्स नगर सेवक है, आपके जिम्मेदार है वहाँ के, तो ये चीज़ हाथापाई तक नहीं उतरनी चाहिए थी, ये गलत है। और जो मैं फहाद भाई के साथ भी लोग थे, तो शायद हाथापाई नहीं होनी चाहिए थी, ये बहुत गलत हुआ। और एक आमदार के होते हुए अगर एक कोई आपके ऊपर हाथ उठा रहा है, वहाँ मौजूदा आमदार, हम आशिम भाई को सेव कर रहे थे, हमें वो तकरीबन हमें वहाँ पे भी थोड़ा सा डर लगा, अगर आमदार साहब को धक्का लग जाता है या कुछ हो जाता, बहुत बड़ा इशू बन जाता। तो ये तो अब करीम की गलती हुई यहाँ पे ज़्यादातर, मैं देखूँगा तो। फ़हीम भाई, अभी रिसेंटली हमने देखा था कि
अतीक सर ने, जो MIM के कैंडिडेट हैं, अभी जनरल सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र हैं, उन्होंने 1055 कॉरेक्स की बोतल लाइव जो है वो पकड़वाई। तो ये काम तो जो वहाँ के नगर सेवक हैं या जो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, जिनको हमने अपना रहनुमा चुना हुआ है, वोट दिया है, उनका था। लेकिन ये काम अपोजिशन कर रही है। आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं लैक हो रही है चीज़ें? नहीं सर, कैसा होता है, 4 साल हो गए इलेक्शन नहीं हुए, तो कोई फिलहाल में नगर सेवक है नहीं। वह हर कोई फिलहाल में, अभी जो पहले के नगर सेवक थे वो एक्स हो चुके हैं। राइट राइट। तो BMC या पुलिस के पास पावर है ज़्यादातर। BMC और पुलिस का सबसे पहला काम बनता है, और पुलिस ने वहाँ पे ऑलरेडी कार्रवाई की थी। अतीक सर तो बाद में आए। राइट। पहले मैं पुलिस को हेड्स ऑफ करता हूँ कि पुलिस ने वहाँ पे ऑलरेडी कॉरेक्स पकड़ा था। और हाँ, वहाँ पे एक हफ्ते जितने पहले था- आई थिंक कुछ जी, पकड़ा था। वहाँ पे पुलिस ने अपने तकरीबन से, और मैंने जहाँ तक कि सुना है कि पुलिस वालों ने वहाँ पे ट्रैप के तौर पे उनकी आधी बॉटल्स छोड़ के चले गई थी। ओके। तो वो ट्रैप था या छोड़ दिया गया था, मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ। बट अतीक सर को लाइव चालू करते हुए अतीक सर के लोग विद कैची फाड़ने के लिए, हाँ हाँ हाँ। तो थोड़ा सा डाउट सर मुझे भी आता है। मैं ये नहीं इल्ज़ाम लगाता हूँ कि उन्होंने ही रखा राइट या वो खुद करवा रहे। हाँ हाँ हाँ। तो वो कॉरेक्स की बोतल आई कैसे? Right. और आप मौजूदा, आप वहाँ पे लाइव लेके पहुँचते हो, आपको दिख भी जाता है और आपके हाथ में कैची भी आ जाती है। Right. बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं सर। राइट राइट राइट। तो जिम्मेदार तो वहाँ बहुत लोग हैं। आपने एक जगह पकड़ा है, तो वहाँ के नगर सेवकों ने बहुत सारे नशा बंद कराया, आपने वो टाइम पे नहीं। राइट राइट। और फ़हीम भाई, आप ये मानते हैं कि जब हमारे इलाके में रईस शेख नगर सेवक थे, वो ऑरा थोड़ा अलग था और वहाँ पर उस टाइम पे एजुकेशन पे बहुत अच्छा काम हुआ। आप मानते हैं कि वो ऑरा अलग था और अभी जो काम हो रहा है उन दोनों में बड़ा डिफरेंस है? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। जो हर किसी की अलग अलग एबिलिटी रहती है, स्ट्रैटेजीज होती हैं। और कैसा होता है कि अब देखो, प्रोग्राम इवेंट्स हर कोई अपने हिसाब से करता है। तो अबू आसिम आज़मी साहब ने भी बहुत से ऐसे प्रोग्राम करे हैं। रईस शेख नगर सेवक थे। अबू आसिम आज़मी साहब जो अपने प्रोग्राम्स करते थे, सबसे ज़्यादा टैबलेट्स, सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स अबू आसिम आज़मी साहब ने बांटा है। स्कॉलर्स में जो 98, 99, 92, हमारे घर से भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन गोवंडी में बहुत सारे ऐसे टैलेंट छुपे हुए हैं, ऐसे आर्टिस्ट छुपे हुए हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि बहुत बड़ा फेस्ट किया गया हो सिर्फ आर्टिस्ट के लिए, कि यहाँ पे गोवंडी के जितने आर्टिस्ट हैं वो गेट टुगेदर करेंगे। जिस तरह से अभी फ़िलहाल में रईस शेख ने, जब भी वो असेंबली इलेक्शन लड़ने वाले थे, तो उन्होंने आर्टिस्ट का एक गेट टुगेदर किया था। एक प्रॉपर एक मतलब एक हॉल के अंदर गेट टुगेदर किया, जहाँ पे सारे आर्टिस्ट को बुलाया गया, उनसे बात की गई और वो एक अलग ही माहौल था। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अबू आसिम सर को मैंने आज तक देखा नहीं इस तरह का कोई गेट टुगेदर कराते हुए, सिर्फ आर्टिस्ट का बोल रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ें हमें कब देखने को मिल सकती है? माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका ये। और ये इंशाल्लाह आपको 8 अक्टूबर, सॉरी नवंबर, 8 नवंबर को देखने मिलेगी गोवंडी ऑफ टैलेंट। क्या बात। बहुत बड़ा फेस्ट होने वाला है। उसमें हर तरीके का टैलेंट आपको गोवंडी में नज़र आने वाला है। क्या बात। और अभी से शुरुआत हो चुकी है। बॉक्सिंग है, उसमें शायरी है, उसमें ड्राइंग है, उसमें आर्ट है, उसमें फुटबॉल है, उसमें क्रिकेट है। सारे गोवंडी के जितने टैलेंट हैं इंशाल्लाह आपको उभर के दिखेंगे उसमें। आने वाले वक्त में उसमें गोवंडी के हर टैलेंट को अचीवमेंट्स मिलेंगे, ट्रॉफीज़ मिलेंगे। हम चाहते हैं गोवंडी को सिर्फ गोवंडी वाले नहीं देखे, गोवंडी एक्सपांड हो, गोवंडी हर जगह पहुँचे और गोवंडी को हर लोग देखे। अबू आसिम आज़मी साहब का आने वाला विज़न बहुत माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है और बहुत ही खूबसूरत है। जब वो हमसे शेयर करते हैं, हमारे सामने वो बातें करते हैं, अपनी जब मीटिंग रखते हैं, जब उसे बताते हैं, तो बहुत सी चीज़ें हैं। बट कैसा निचली स्थल में है, बहुत सी चीज़ें होती भी है और नहीं भी होती है। और अगर हमको कोई बड़ा इवेंट्स करवाना हो ना फ़हीम भाई गोवंडी के अंदर, तो एक कोई प्रॉपर ऑडिटोरियम भी नहीं है। मतलब चेंबूर में आप देखेंगे मेट्रो के पास एक प्रॉपर ऑडिटोरियम है जहाँ पे इवेंट्स करवाए जा सकते हैं और वहाँ पे इवेंट्स होते भी हैं बहुत सारे। यानी अगर आसपास में गोवंडी के आसपास, मानपुर के आसपास, चेंबूर के आसपास कहीं भी अगर कोई बड़ा इवेंट करना हो तो सब चेंबूर के ऑडिटोरियम में ही करते हैं। लेकिन गोवंडी में ऑडिटोरियम का ऐसा कोई है नहीं। अगर इवेंट करने हो तो खुले में करना पड़ता है, तिरपाल लगाकर जो करते हैं, स्टेज लगाकर। लेकिन ऐसा ऑडिटोरियम होना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जो अभी वार्ड अध्यक्ष हैं, आपकी आवाज़ से जो ऊपर की अथॉरिटीज़ है वहाँ तक आवाज़ पहुँचे कि गोवंडी में ऑडिटोरियम की भी एक बहुत सख्त ज़रूरत है इस चीज़ का। शायद आपकी आवाज़ पहुँच चुकी है जीशान भाई। ऑडिटोरियम गोवंडी को मिल चुका है, सबसे खूबसूरत और सबसे आलीशान स्कूल BMC का, जो बैठी चौल शिवसेना शाखा के सामने, रोड नंबर 1 के सामने जो बैठी चौल थी, आज सबसे आलीशान स्कूल वहाँ पे बनी है, BMC स्कूल। उसके अंदर आपको हर चीज़ मिलेगी। एक ऑडिटोरियम है, प्रैक्टिकल्स के लिए साइंस लैब है, कंप्यूटर क्लासेस है,
उसके अंदर प्लेग्राउंड्स है, उसके अंदर क्रिकेट के लिए है, उसके अंदर हर चीज़ है जो आलीशान स्कूलों को देना चाहिए थी। क्या बात आज हमारे पास हर चीज़ है। तो इंशाल्लाह वो स्कूल की ओपनिंग बहुत जल्द होने वाली है। उसके अंदर से सारे काम हो चुके हैं। तो अबू आसिम अगर आज़मी साहब- वो ऑडिटोरियम बुक करना हो हम्म, तो उसकी अथॉरिटी किसके पास है? बीएमसी के अंडर रहेगी इसकी, बीएमसी के अंडर और हर चीज़ बीएमसी के अंडर ही रहेगी इंशाल्लाह। हम्म। बीएमसी ऑडिटोरियम का वहाँ पे जो भी है बुक करने का चार्जेस लेके देगी आपको परमिशन। तो फ़हीम भाई, रिसेंटली अभी 30 साल बेमिसाल जश्न मनाया गया, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अबू आसिम आज़मी सर का ये जश्न किस लोकेशन पर मनाया गया था? ये एक मदनपुरा में मिल्लत हॉल करके है, उसमें मनाया गया। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम था। हमारे साथ 100 NGOs जो अबू आसिम आज़मी साहब को फेलिसिटेट करने आए थे। क्या बात है। बहुत बड़ा प्रोग्राम था, बहुत से लोग थे जो जनाब अबू आसिम आज़मी साहब थे। सिर्फ फ़ोटोज़ और उनके क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने इतने साल में फ़ेस किए हैं, कि वो दूसरी पार्टीज़ ने उन्हें क्या क्या ऑफ़र किया है, वो क्या कर सकते थे, उन्होंने क्या क्या किया है, हर चीज़ की वहाँ पे बातें रखी गई है। क्या बात है। लेकिन फ़हीम भाई, आपको नहीं लगता है कि ये जो जश्न है 30 साल बेमिसाल, वो गोवंडी में भी मनाया जाना चाहिए था? गोवंडी बहुत, ऐसा देखा जाए ना, छोटा इलाका है, तो गोवंडी में इतना बड़ा क्राउड वहाँ मैनेज नहीं हो पाता था। तो वहाँ पे हर मदनपुरा में जो हॉल मिला था हमें, उसके अंदर इतना क्राउड था, उसमें इतने लोग थे। हाँ, तो क्राउड तो क्राउड बहुत के था। हिसाब से हमें राइट, वो राइट। हॉल बेटर लगा राइट, शायद राइट, अबू राइट। आसिम आज़मी साहब को, राइट। और या फिर जो ऑर्गेनाइजर था, जो भी वहाँ का बंदा था, उन्हें। हमारा जो अगला सेगमेंट है बस कुछ थोड़ा और 10-15 मिनट का है। जी। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अगर आपको फुल पावर दे दिया जाए गोवंडी के अंदर, तो आप कौन सी 3 चीज़ें पहले करवाएंगे? इंशाल्लाह अगर देखा जाए तो हम सबसे पहले क्लीननेस, हम्म, सेकंड जो रूल्स फॉलो नहीं होते वो रूल्स, थर्ड जो हर जगह पे, हर गली नाके में जो नशा है, जो लोग कहते हैं कि हमारी गोंडी में नशा है, या पान गुटखा बीड़ी सिगरेट, हम उसे कम कराएंगे। क्या बात है। अगले आने वाले 5 साल में आपका खुद अपने करियर के लिए क्या विजन है? मेरे करियर का विज़न सिर्फ एक ही है, इंशाल्लाह धीरे धीरे करके मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप सिर्फ बिजनेसमैन ही बनेंगे, या आगे आने वाले दिनों में पॉलिटिकली भी? फ्यूचर ना एक्सपेक्ट करे तो ठीक है, फ्यूचर के गोल्स अपने होने चाहिए, फ्यूचर ज़्यादा किसी को बताना नहीं चाहिए। यूथ अगर आपको सपोर्ट करना चाहे किसी भी तरह से, तो वो आपसे कैसे जुड़ सकती है? यूथ, ज़्यादातर लोग मुझसे वार्ड में जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे नंबर सबके पास है, मेरे ग्रुप में ज़्यादातर लोग हैं। मेरे जो दोस्त यार है वो मेरे दोस्त यार नहीं है, वो मेरे भाई से बढ़कर है। तो मुझे मेरे मोटिव और जो मुझे मोटिवेट करते हैं वो मेरे दोस्त हैं पहले। क्या तो बात है। ज़्यादातर लोग मेरे साथ जुड़े हुए ही हैं, और इंशाल्लाह और लोग जुड़ेंगे मुझसे आपके माध्यम से। क्या बात है फ़हीम भाई। अभी गोवंडी को सिंपैथी नहीं चाहिए, अभी स्ट्रैटेजी चाहिए। तो अगले आने वाले 2 सालों में, 3 सालों में एज अ यूथ वार्ड प्रेसिडेंट आप क्या काम करने वाले हैं यूथ के लिए? इंशाल्लाह मैं एक आवाज़ बनूंगा जो नगर सेवक तक पहुंच सके, जो हमारे यहाँ के लीडर्स जो चुन के आएंगे उन तक का पहुंचूंगा। तो सिंपैथी वाले काम तो हमें करना ही नहीं है, Right. और गोवंडी कभी सिंपैथी में जिया ही नहीं है। बिल्कुल। गोवंडी में रोज़ एक उभरता हुआ टैलेंट है, जिशान भाई आपको मालूम है। तो हम हर चीज़ में हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, और जो मेरे साथ है वो अपनी आवाज़ उठाएंगे। एक प्लेटफॉर्म दिलाऊंगा इंशाल्लाह हर किसी को, जो प्लेटफॉर्म मिलनी चाहिए। और नितेश राणे जैसे लोग गोवंडी में आते हैं और वो अलग अलग चीज़ों का स्टेटमेंट देते हैं, जिससे गोवंडी का माहौल भी ख़राब होता है, रिलीजियसली भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है लोगों पर। क्योंकि गोवंडी में हर धर्म के लोग हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब मिल के रहते हैं। तो आप जो नितेश राणे जैसे लोग हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मेरी नज़र में तो ये एक चीप है स्ट्रैटेजी होती है जो ये बीजेपी करवाती है। हाँ हाँ। तो गोवंडी में जब हम घुसते हैं ना, तो हमारा सबसे पहला नाम ही शिवाजी महाराज के नाम से आता है, शिवाजी नगर। बिल्कुल। तो जब हम शिवाजी महाराज के जिस बेस पे रह रहे, तो वहाँ पे कभी हिंदू मुस्लिम हुआ ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ना हमारे गोवंडी में अच्छे अच्छे किरीट सुमैया जैसे हाँ, चीफ पर्सन आते हैं, राइट। नीतीश राणे जैसे लोग आते हैं। हाँ हाँ हाँ। गोवंडी वाले इनको थोड़ा भी एंटरटेन नहीं करते, इनको देखते हैं गोवंडी वाले, इनको बेवकूफ़ समझ के किरीट सुमैया को बार बार भगा दिया जाता है, फिर किरीट सुमैया बार बार क्यों आ जाते हैं? किरीट सुमैया पहले जब एमपी थे, जब वो कभी हमारे गोवंडी में नजर ही नहीं आते थे। अरे आज जब वो कोई पद में नहीं है, उन्हें कुछ नहीं दिया जा रहा है, तो बिल्कुल। बार बार वो अपने आप को उभारने के लिए बार बार वो आ रहे हैं। और जैसे हमारे पास माशाल्लाह हमारे फहद आजमी है, जो कभी हमेशा से निडर है और निडर रहेंगे। उन्होंने किरीट सुमैया को गोवंडी में घुसने ही नहीं दिया, आप देख सकते हैं। क्या बात है। माशाल्लाह उन्होंने अकेले ही फाइट किया और उन्हें
उन्होंने रिटर्न किया उस किरीट सोमैया को। हाँ, मैं जब ये आपने सही कहा, एमपी टाइम पे जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे तभी उनको एक बारी वोट मांगते हुए मैंने देखा था। एमपी टाइम जब वो लड़ रहे थे, उसके बाद मैंने कभी देखा ही नहीं। हमें फिर उसके बाद सीधा मैं तब देखता हूँ जब कोई मुद्दा लेके आना होता है कि भाई ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तब मैं उनको देखता हूँ गोवंडी में वो आते सर हैं। मैं भी वही कहना चाहता हूँ कि हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो हमेशा हमारे साथ रहे। आपने देखा होगा जनाब अबू आसिम आज़मी साहब को, आप कभी भी रोड पे आ रहे हैं जा रहे हैं, उनकी गाड़ी हमेशा आप गोवंडी में मिलेंगे आपको। आपको कोई एक पेपर में साइन कराना है तो आप चले जाओ, आपको ये नहीं होता है कि दूसरे दिन आना पड़ा। राइट, राइट। आपको हमेशा ऑफिशियली आपको ऑफिस पे वो मिलते ही है। मैं बचपन से एक ऐसा नेता देख रहा हूँ जो मेरा लीडर है, वो हमेशा मुझे दिख रहा है गोवंडी में। जब मैं आपको एक छोटी सी हंसी की बात बताता हूँ कि अबू आसिम आज़मी साहब अपने जब घर से निकलते हैं तो भाभी का एक रिएक्शन होता है, कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हैं? तो भाभी कहते हैं आप कहाँ जा रहे हो? तो भाई कहते हैं मैं अपना चला अपने जन्नतुल फिरदौस में। अच्छा। तो भाभी ने हमारे गोवंडी को जन्नतुल फिरदौस का नाम दिया है। अरे क्या बात है, क्या बात है। सही है, सही तो है। कुछ लीडर है जो कुछ सिर्फ इलेक्शन बरसाती मेंढक की तरह आते हैं। आपने जैसे बहुत बार जिक्र कर दिया एमआईएम का, अतीक सर का। अतीक सर भी, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। जंगल में एक इलेक्शन होता है बंदर और शेर के बीच में। तो बंदर जीत जाता है। तो जब बंदर जीत जाता है तो शेर एक दिन आता है, बकरी को उठा ले चला जाता है। तो सारी प्रजा आती है और बंदर के पास आती है, बोलती शेर ने ऐसा किया, हम उसे जान से मार देगा, आप चलो चलो चलो। तो बंदर बोला ऐसा कैसे वो जान से मार देगा, चलो मैं चलता हूँ। तो बंदर गया। बंदर जब पहुंचता है गुफा के पास, शेर उस बकरी के लेके खाने जाता है। सारी प्रजा खड़ी है, बंदर कभी इस पेड़ में, कभी उस पेड़ में, कभी उस पेड़ में, कभी इस पेड़ में, बंदर नाच रहा है। तो प्रजा कहती है यार ये क्या कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, जब तक तो ये शेर इसे खा जाएगा। तो बोलते हैं बंदर साहब आप क्या कर रहे हो, जब तक तो आप वो शेर उसे खा जाएगा। तो वो बोलता है मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं कुछ नहीं तो कोशिश तो कर रहा हूँ ना। तो यही हाल हमारे गोवंडी के आने वाले नेताओं का है जो जनाब अबू आसिम आज़मी साहब के पीछे लगे हुए। तो वो बंदर कोशिश करे ही पड़ा है, जीतने के बाद वो कोशिश कर सकते हैं, शेर कभी नहीं बन सकते। हाँ, मतलब हम भी कोशिश कर रहे हैं, गोवंडी की आवाम भी कोशिश कर रही है कि इस साल जो असेंबली इलेक्शन अबू आसिम आज़मी सर ने जीता है, तो इस बार हमें कुछ नया गोवंडी देखने को मिलेगा, कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। हमें जो अभी पिछले साल 2023 में, 22 में, 21 में जो गोवंडी दिख रहा था, वो आने वाले 26 में, 27 में, 28 में कुछ चेंजेस नज़र आएगा उसके अंदर। इंशाल्लाह बहुत से चेंजेस नज़र आएंगे आपको आने वाले वक्त में, बहुत से चेंजेस है। मैंने आपको कहा कि अबू आसिम आज़मी साहब फ्यूचर प्रेजेंट करके रखते हैं। क्या बात है। उनके विजन्स बहुत है। इंशाल्लाह उनके पास जो युवा टीम है, जो नगर सेवक जुड़े हुए हैं, एक बार इलेक्शन हो जाए, नगर सेवक का काम भी फिलहाल में वो कर रहे हैं क्योंकि फंड नहीं है। राइट, राइट। अबू आसिम आज़मी साहब को बहुत से ऑफर आए, कुछ उनके साथ वाले आज पार्टी छोड़ के चले गए, आपको पता है। तो पार्टी छोड़ने का मकसद है कि उनको पैसा चाहिए, जो अबू आसिम आज़मी साहब को नहीं चाहिए। माशाल्लाह से वो पैसे की उनको कमी नहीं है, अल्लाह ने उनको बहुत दिया है। तो अगर अबू आसिम आज़मी साहब भी वो पैसे के चक्कर में दूसरे से जुड़ जाए तो बहुत से काम होंगे। तो हमें मैं जहाँ तक कि देखता हूँ कि मुसलमान समाज को थोड़ा सा दबा के फ़ंड नहीं दिया जाता है, और हमें अबू आसिम आज़मी साहब को फ़ंड बहुत कम दिया जा रहा है। मैं चाहता हूँ सरकार उन्हें फ़ंड दे और काम करने का मौका दे। और आपने देखा है वो बहुत शॉर्ट टेम्पर है अबू आसिम आज़मी। जब भी एक मुंबई टीवी वाले ने इंटरव्यू लिया था अफजल शेख ने, तो उस पर भड़क गए थे। वो जब नशे पे क्वेश्चन पूछ रहा था तो वो भड़क गए थे, उन्होंने माइक वाइक को ऐसे हाथ लगा दिया था। आपको लगता है वो शॉर्ट टेम्पर है थोड़े से? नहीं, शॉर्ट टेम्पर नहीं है अबू आसिम आज़मी साहब। वो इलेक्शन का माहौल था, उन्होंने बहुत सी कैंपेनिंग की थी, वो बहुत थके हुए थे, और बहुत लोग वो टाइम पे, देखिए कैसा है ना, वो एक एमएलए नहीं है, वो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उन्हें बहुत सी जगह जाना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें देखना पड़ता है। वो टिकट डिस्ट्रीब्यूटर भी है, ऐसा नहीं है कि वो एबी फॉर्म दे के आ रहे थे कहीं, और उन्हें भिवंडी भी जाना रहता है, उन्हें गोवंडी भी आना रहता है। वो बहुत जगह उन्होंने, उनके सर पे बहुत से काम थे और बहुत से लोग थे। तो पहले तो मुंबई टीवी वाले को हम बाइट नहीं दिलवाना चाहते थे, उनको बाइट देने का मूड नहीं था, बट उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि वो गुस्सा है, कि वो कह रहे थे कि आप बंद करा देंगे, आप टाइम दो, टाइम दो। अरे ऐसा मैं आपको अगर कल कह दूं मैं कल नशा बंद करा दूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ। ये पॉसिबल ही नहीं। राइट, राइट। तो इसी बेस पे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। बिल्कुल बिल्कुल। फहीम भाई, हमारा अगला सेगमेंट है वन वर्ड का। मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, आपको उसके बदले में एक वर्ड देना है। पहला है फेवरेट फूड। फेवरेट फूड बनाना। क्या बात है। फेवरेट सिटी। मुंबई। अबू आसिम आज़मी। लीडर। ड्रीम करियर। आइडल। ड्रीम करियर।
ड्रीम करियर बिजनेस। बिजनेसमैन। फेवरेट हैंगआउट स्पॉट? मरीन ड्राइव। क्या बात है। फेवरेट स्पोर्ट? फुटबॉल मुझे बहुत पसंद है, मैंने बहुत खेला है फुटबॉल। फेवरेट कोट? जी सॉरी। कोट, कोई कोट होता है ना, जैसे अच्छा, कोई फेवरेट कॉल। कॉट जिसे देखा जाए तो याद की लाइन भूल गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बिगेस्ट चैलेंज इन यूथ? बेरोजगारी। गोवंडी एक वर्ड में? जज्बे से भरा हुआ गोवंडी। कोई एक लॉ गोवंडी में जो इमीडिएटली लागू होना चाहिए? सिग्नल्स फॉलो करने चाहिए गोवंडी के लोगों को। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। आपके फ़ोन का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऐप कौन सा है? व्हाट्सएप। ओहो, शादी के बाद भी? गोवंडी की एक मैं चाहता हूँ कि आप गोवंडी का एक ऐसा डायलॉग बोलें जो बहुत सारे छपरी यूज़ करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाला डायलॉग। ज़्यादातर तो अगर हम दोस्त यारी में बैठते हैं या नहीं नहीं, दोस्त यारी भाईचारे वाला में नहीं, बैठते दोस्त यारी वाला हैं, नहीं। अच्छा जो 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 लोकल एकदम लड़के छपरी, यूज जो करते एकदम हैं, हाँ जो रहता है तो वैसा एक डायलॉग। बच्ची बंटा है, हाँ कैसा है, क्या बोलते बंटा है। नेक्स्ट है फ़हीम भाई, दिस और दैट का आपको एक सिलेक्ट करना है। व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम? व्हाट्सएप। डीएन की चाय या स्टारबक की कॉफ़ी? डीएन की चाय, बट मैं ज़्यादातर 10 नंबर रोड की स्मोकर चाय स्मोकर में बैठता हूँ डीएन से ज़्यादा। क्या बात है। डीएन आई थिंक गोवंडी में ज़्यादा फेमस है, बट फेमस है। मैं वहाँ से थोड़ा और आगे चाय स्ट्रीट स्मोकर। फूड या रेस्टोरेंट फूड? रेस्टोरेंट फूड प्रिपेयर करता हूँ मैं। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब? यूट्यूब। नाइट आउट या चिल एट होम? नाइट आउट। शादी के बाद भी? ओल्ड स्कूल म्यूजिक और लेटेस्ट हिट्स? ओल्ड स्कूल म्यूजिक। ऑनलाइन शॉपिंग और मार्केट शॉपिंग? मार्केट शॉपिंग। मोबाइल गेम्स और आउटडोर गेम्स? मैं ज़्यादातर मोबाइल गेम्स। सिंगल सेल्फी या ग्रुप फोटो? ग्रुप फोटो। इरफान खान या मोहम्मद सिराज भाई? ये तो दोनों माशाल्लाह अच्छे हैं, ऐसा नहीं इनमें। तो एक को सिलेक्ट कर लिया जाए। सिलेक्ट किया जाए तो मैं इरफान खान सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि मैं उनके साथ बहुत पहले से ग्राउंड लेवल से जुड़ा हूँ। आखिरी क्वेश्चन है, क्लोजिंग क्वेश्चन है फ़हीम भाई, कि ऐसे नौजवान गोवंडी के, ऐसे यूथ जिनसे आपको मिलने का मौका मिले या फिर जिन्हें आपको कुछ कहने का मौका मिले, कोई मैसेज देने का मौका मिले, वो यूथ जो ड्रग्स में मुब्तला हैं, वो यूथ जो जिनके पास जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बैठे हुए हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज दूंगा जिशान भाई कि आप, अगर आपकी संगत सही रहती है, अगर मैं नमाजियों के साथ रहूँगा तो मैं नमाज़ पढ़ूंगा, अगर मैं नशेड़ियों के साथ रहूँगा तो नशा करूँगा। बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले अपने यूथ को यही चीज़ कहूँगा कि आप अपनी संगत सुधारें। दोस्त वो होते हैं जो अच्छाई की राह में चलाए, ये नहीं कि आपको बुराई की राह में गुजारे। मेरे भी बहुत से अच्छे दोस्त भी हैं, बुरे दोस्त भी हैं, तो हम उन्हें अच्छी राह में चलाने की कोशिश करते हैं। मैं चाहूँगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं 5 टाइम से नहीं तो 4 टाइम की नमाज़ या 3 टाइम की नमाज़, जितनी हो सके मैं उतनी नमाज़ पढ़ता हूँ। राइट। जहाँ तक कि मैं मेरी यूथ को कहूँगा, अगर मुझे डायरेक्ट बात करना है या सीधी बात करना है तो मैं उन्हें इन्फ्लुएंस करूँगा जितना हो सके कि आगे अच्छे कामों पे ध्यान दो। गोवंडी से और अच्छी जगह है, गोवंडी से बाहर निकलो। बिल्कुल। नशे से बेहतर है आप माउंटिंग करो, ट्रैकिंग करो, क्या बात अच्छे अच्छे फूड, क्या बात। नई नई चीज़ें खाने को आप टेस्ट करो। मेरे को सबसे ज़्यादा मैं यही करता हूँ, मुझे नशे से अगर दूर रहना है तो मेरे लिए तो यही बेहतर है। ये बहुत अच्छी बात कही फ़हीम भाई आपने कि गोवंडी से बाहर निकलो, या फिर अगर आप नशे में मुब्तला है, आप ट्रैकिंग में मुब्तला होइए, आपको बहुत आगे जाना है, आप पैसा कमाने में मुब्तला हो जाइए, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो आपको बाहर लेकर जा सकती है। मेरा मानना है कि आप जहाँ पैदा हुए हैं वहीं आपका मर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये गटर के कीड़े जैसी बात हो गई। जी बराबर। ठीक है, या फिर मेंढक के कुएं जैसी बात हो जाती है। तो कमाल तब है जब आप जहाँ पैदा हुए वहाँ से निकल कर आप बाहर निकलें, दुनिया देखें, दुनिया घूमें, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। तो आपका भी तहे दिल से शुक्रिया फ़हीम भाई, आपने हमें वक्त दिया, हमारे बदलाव पॉडकास्ट पर, हमारे बदलाव एपिसोड पर आए, बदलाव की बातें की। और जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर उनको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होगी, अगर गोवंडी से जुड़े हैं, उनको कोई प्रॉब्लम्स होगा तो बेझिझक आप तक रीच आउट करेंगे। मुझसे रीच आउट करें, कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स है। मैं चाहूँगा अगर आपको जनाब अबू आसिम आज़मी साहब के पास नहीं पहुँच, आपकी बातें नहीं पहुँच पा रही है, या आपके कोई नगर सेवक से आपको डायरेक्ट ताल्लुकात करना है, तो इंशाल्लाह मैं आपका ज़रिया बनूँगा। मेरी आवाज़ आप तक की पहुँचना चाहिए और आपकी आवाज़ उन तक कब पहुँचना चाहिए, मैं ये कोशिश करूँगा। और मैं चाहूँगा एक छोटी सी शायरी आपसे हो जाए और इस पॉडकास्ट को हम ख़त्म करेंगे। हाँ शायरी की बात की तो
मुझे मुनव्वर राना का ये शेर बार बार याद आता है कि खिलाफ है होने दो, जी। जान थोड़ी है, माशाल्लाह। ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। माशाल्लाह। खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के किसी के बाप का बाप का हिंदुस्तान हिंदुस्तान थोड़ी थोड़ी है। है। ये नितेश राणा के लिए था। तो बढ़िया। इसी तरह आप देखते रहिए। ये थे हमारे फ़हीम यूथ प्रेसिडेंट गोवंडी समाजवादी से। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और हसन स्टूडियो का बदलाव पॉडकास्ट देखते रहिए, ताकि हम नए नए लोगों को, नई नई यूथ को लेकर आते रहें जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज के बदलाव के लिए काम कर रहे हैं। बेल आइकन को दबा लें, और आपके पास भी, आपके मन में भी कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप यूट्यूब कमेंट में डाल सकते हैं या हमारे साथ इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें डायरेक्टली DM भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।